बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कृति का भाग 2 साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार पढ़ेंगे। और सार से पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं, लेखिका मधु कांकरिया के विषय में। तो चले बच्चों देखते हैं। सार से पहले हम मधु कांकरिया का परिचय जान लेते हैं, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता में सन 1957 में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्राप्त किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीते हुए, अंत में यीशु कहानी संग्रह हैं। इन्होंने अनेक यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। इन्होंने समाज में व्याप्त अनेक समसामयिक समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी भाषा सहज, भावानुरूप, प्रवाहमयी तथा शैली वर्णनात्मक है, भावपूर्ण है तथा चित्रात्मक है। तो अब चले इसके पश्चात हम इनका साना साना हाथ जोड़ी का सार पढ़ लेते हैं। साना हाथ जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। इस पाठ से प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं। अपने बच्चों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझ के साथ इसके उत्तर भी देने हैं प्रश्नों के। तो चले देखते हैं क्या है साना साना हाथ जोड़ी में। तो मधु कांकरिया द्वारा लिखित ये पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है हमें, और जानकारी के साथ साथ संस्कृति का और भाषा का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों। लेखिका जब महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन से उब जाती हैं तो दूर दूर यात्राओं पर चल पड़ती हैं। उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से दर्शाया है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती है। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह मंद स्वर में नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती हैं। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है? मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जो जीवन है वो अच्छाइयों से भरा हुआ हो। ठीक है। तो उन लोगों ने सुबह युमथांग के लिए जाना था। ठीक है। यदि वहाँ का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी क्या हुआ, मौसम थोड़ा बादलों से भरा हुआ था और वो कंचनजंगा को नहीं देख पाए। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति का प्रतीक है। जितेन नार्गे ने बताया, जो उनका ड्राइवर कम गाइड था, कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं, और जब किसी भी नए कार्य का आरंभ किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। उन्होंने बताया, जितेन नार्गे ने, कि यहाँ लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। ठीक है। उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता चक्र देखा जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह हमारी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास सभी एक जैसे ही हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे प्रकार कोई भी हो मनाने का, उनको समझने का। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। ठीक है। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग ही दिख रहा था पहाड़ियों का। ठीक है। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से वो गुजर रहे हों। ठीक है। सब यात्रियों पर वहां के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर
अपने में समा लेना चाहती थी। सिल्लीगुड़ी के साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती हैं। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं, लेकिन लेखिका आदिम युग की अभिषिक्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहा संगीत सुनकर क्या हो जाती हैं, आत्मलीन हो जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्हें सत्य और सौंदर्य को उन्होंने छू लिया हो। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर सारी कुटिलता और बुरी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। पूरे रास्ते भर आँखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण किससे गूंज उठा था? प्रकृति के दृश्यों से। वहां ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी। ठीक है, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया है। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूटा। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही थी और कुछ औरतें टोकरियां पीठ पर बंधी जिनमें बच्चे उन्होंने डाले हुए थे काम कर रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था लेखिका को कि यहाँ मातृत्व और श्रम साधन साथ साथ चल रहा है। एक कर्मचारी ने बताया कि यहाँ की पहाड़ी ने मौत की परवाह किए बगैर पहाड़ियों पर रास्ता चौड़ा करती हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उसमें सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा हो जाता है। उन लोगों की स्थिति देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की एक ही कहानी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन उसे गमगीन देखकर कहते हैं कि यह देश की आम जनता है, इसे वे लोग कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका उनकी बात सुनकर चुप रहती हैं, परंतु मन ही मन सोचती हैं कि ये अपना सब कुछ लगाकर समाज को कितना कुछ देते हैं। मजदूर, ठीक है, बहुत कम मिलता है उनको बदले में, लेकिन वो अपना समाज को सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। रास्ते में उन्होंने बहुत सी कठिन परिस्थितियों में ऐसे लोगों को देखा जो हंसते खिलखिला रहे थे काम करते हुए, श्रम करते हुए। ठीक है, वे सब लोग वहाँ से आगे चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ तराई में दूर दूर तक स्कूल नहीं है। ठीक है, बहुत कम स्कूल है और बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे, गाड़ी धीरे चलाएं। सूरज ढलने का वक्त हो रहा था और पहाड़ी औरतें क्या कर रही थी? अब अपनी गायों को चारा लेकर घर की तरफ लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम के समय जो जीप थी वो चाय के बागानों से होकर गुजर रही थी। बागानों में कुछ सिक्किमी और जो युवतियां थी वो चाय की पत्तियां क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। उनके चेहरे पर खलती शाम के सूरज की रोशनी ऐसे दमक रही थी मानो कोई श्रम सुंदरियां हो। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारकर तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय, ताल और शांति में कुछ कह रही है। इस सफर ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था।
रात होने पर जितेन ने कुछ अन्य साथियों के साथ नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने भी बहुत ही सुंदर नृत्य किया। लायोंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां उन्हें कोई भी बर्फ दिखाई नहीं दिया। ठीक है बच्चों, वे लोग उस समय समुद्र से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल नहीं होता। जो ही बाहर से लोगों ने जाना शुरू किया, पहाड़ों पर जो बर्फ था वो पिघलना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने पहाड़ों पर गंदगी फैलाना शुरू कर दी थी। ठीक है, सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण से फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। ये हिम शिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ की शिलाएं हैं वो पिघल कर क्या करती हैं, जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में अपने को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्ण कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहां से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटियां प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूलों से खिली थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बंदर का मांस खाते हैं, और उसने ये भी बताया कि उसने कुत्ते का मांस भी खाया था। बाकियों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन लेखिका उसकी बातों को समझ रही थी। उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है, लोगों को सूअर का दूध पीते देखा है। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारे जाने को पसंद करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हो गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी रात का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई और महत्वपूर्ण जानकारियां उन लोगों को दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई, उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गैंगस्टोक को गंतोक बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है।